जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट, जहां पर हम कक्षा 9 के आईटी का अध्ययन कर रहे हैं। आईटी के तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला प्रश्न। यानी हमने जहां तक पढ़े थे, हमने पढ़ा था तो सही जोड़ी बनाइए। अब इसके आगे हम आज के प्रश्नोत्तर को देख रहे हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के लिए है। आईटी और आईटीएस शब्द से आप क्या समझते हैं? यह जो क्वेश्चन है 3 अंक के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में 5 अंकों वाले क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और आईटीएस वेब सक्षम जो सेवाएं हैं ये क्या है, इनकी डेफिनेशन आपको बतानी है। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी यानी आईटी का अर्थ सूचनाओं का सृजन करना, सूचनाओं का प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान करना है। आईटी में सूचना से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की तकनीक शामिल है, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, ये सब आईटी के अंतर्गत आएंगे। आईटीईएस क्या है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी जो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाती है, वह सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं कहलाती हैं। आईटीएस को वेब सक्षम सेवाएं या दूरस्थ सक्षम सेवाएं भी कहते हैं, दूरस्थ सेवाएं भी हम इनको कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईसीटी का उपयोग सुरक्षित है, किन सावधानियों की आवश्यकता है? ऐसी कौन सी सावधानियां हमें बरतनी पड़ेगी जिनका उपयोग हम अगर हम आईटी का उपयोग करते हैं तो कौन कौन सी सुविधाएं? देखिए, आईसीटी को सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां, सबसे पहला है एंटीवायरस इंस्टॉल करें और इसे नियमित रूप से अपडेट करते हैं। आईटी का अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको एंटीवायरस डाउनलोड करके रखना चाहिए और समय समय पर इसको अपडेट भी करते रहना चाहिए, मतलब मोबाइल्स को, कंप्यूटर्स। सिस्टम लॉगिन और ईमेल आईडी के लिए मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें। सिस्टम लॉगिन मतलब जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो लॉगिन करना पड़ता है, तो लॉगिन करने के लिए और साथ में ईमेल आईडी के लिए जो पासवर्ड लगता है, वो जो पासवर्ड होने चाहिए वो मजबूत होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। जैसे 8 अंकों में पासवर्ड मांगता है, साथ में एक अपर केस, एक लोअर केस, है ना, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स, ऐसा मिक्सअप वाला एक पासवर्ड बनाना चाहिए, हम उसको कहते हैं मजबूत पासवर्ड। अगला, यदि आपका कंप्यूटर दूसरों के साथ साझा किया जाता है तो कंप्यूटर का इतिहास साफ करें। अरे कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास मतलब कि जो कंप्यूटर में आपने सर्च किया हुआ है, जो कुछ भी आपने सर्च किया है, वो सर्च हिस्ट्री को क्या करना है, क्लियर कर देना। ठीक, कंप्यूटर के इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास मतलब कंप्यूटर में जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को, मोबाइल में जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को आप क्या कर सकते हैं, उस हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। अगला, एनक्रिप्शन टूल का उपयोग करके महत्वपूर्ण फाइलों को सुरक्षित रखें। एनक्रिप्शन का मतलब केवल आप उस फाइल को देख सकते हैं या आप जिसको दिखाना चाहते हैं वो देख सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। तो एनक्रिप्शन टूल का हमें उपयोग करना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कई बार त्योहारों के टाइम पे या फिर कोई स्पेशल टाइम पे कुछ ऐसे लिंक आते हैं जो आपको प्रलोभन देते हैं कि इस लिंक को क्लिक करो, रिचार्ज फ्री होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिचार्ज फ्री करने वाला ऐसा कोई टूल आया नहीं। तो हम कहेंगे अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर अनजान लिंक पर क्लिक किया तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं क्रिएट हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईटी बीपीएम उद्योग में 4 प्रमुख उप क्षेत्र कौन से हैं? 4 प्रमुख आईटी बीपीएम, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बीपीएम का फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस, एम का मतलब मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये होता है आईटी बीपीएम उद्योग में 4 प्रमुख उप क्षेत्र कौन से हैं? तो इसके 4 प्रमुख उप क्षेत्र हैं। सबसे पहला है सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं यानी आईटी सेवाएं होंगी, सॉफ्टवेयर उत्पाद होंगे, बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन, बताए थे बीपीएम का फुल फॉर्म बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन, और इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास इसी के अंतर्गत आएंगे। तो ये 4 प्रमुख सेवाएं होंगी आईटी के
प्रमुख उपक्षेत्र होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दैनिक जीवन में आईटी के उपयोग के उदाहरण दीजिए। दैनिक जीवन में हम मतलब आईटी का उपयोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं। तो देखिए, अपने दैनिक जीवन में हम जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और कई अन्य उत्पादों का उपयोग करते हैं, जिसमें उपकरणों के नियंत्रण के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। हम अपने महत्वपूर्ण कार्य, अपॉइंटमेंट शेड्यूल और संपर्कों की सूची के बारे में सभी जानकारी कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन में आईटी के उपयोग हैं, जो कि हम कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों में आईटी का उपयोग कैसे किया जाता है। पुस्तकालयों में आईटी का उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए, पुस्तक जारी करने और वापस करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक पुस्तक का एक बारकोड होता है और इससे पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का ट्रैक रखना और किसी विशिष्ट पुस्तक की उपलब्धता को बनाना आसान हो जाता है। मतलब लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं और इन किताबों में कोई किताब आपने लेकर गया, तो आपने जो उस किताब को लेकर गया है, ऐसी ही और कितनी किताबें उस लाइब्रेरी में है, उस पुस्तकालय में है, तो इसको पता करने के लिए, इसको ट्रैक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आईटी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल संचार में कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल संचार, संचार मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या डिजिटल कम्युनिकेशन हम जिसको कहेंगे, क्या है। तो डिजिटल संचार ईमेल, चैटिंग, एफटीपी, टेलनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर जैसे स्काइप, व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। तो डिजिटल संचार में जो सॉफ्टवेयर उपयोग होंगे वो क्या क्या होंगे, स्काइप, व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब डिजिटल संचार के सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापार में आईटी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। व्यापार में अगर हमको आईटी का उपयोग करना है तो किस उद्देश्य के लिए करेंगे। कंप्यूटर का उपयोग व्यावसायिक संगठनों में पेरोल बनाने के लिए, बजट के लिए, बिक्री विश्लेषण, वित्तीय पूर्वानुमान आदि के लिए किया जाता है। वित्तीय पूर्वानुमान इनके लिए। आईटी विपणन, ग्राहक यात्रा, उत्पाद ब्राउजिंग, शॉपिंग टोकरी चेकआउट, खरीदारी, रसीद और प्रक्रिया आदेश की सुविधा यह जो आईटी है वह प्रदान करता है। अगला प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न, है ना। प्रत्येक जो प्रश्न होंगे ये 5 अंक के प्रश्न होंगे। लघु उत्तरी प्रश्न, थोड़े से अधिक शब्दों में इनका उत्तर हमें देना होता है। देखिए, वे कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहां विज्ञान और इंजीनियरिंग में आईटी का उपयोग किया जाता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में आईटी के क्या प्रयोग हैं, आपको ये सवाल पूछा गया। आईटी का उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग में जटिल वैज्ञानिक गणना करने के लिए किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए हम आईटी का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसको हम सीएडी कहते हैं, या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम सीएएम कहते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सीएएम, और कंप्यूटर एडेड डिजाइन मतलब सीएडी। ठीक है। अनुप्रयोगों का उपयोग ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। डिजाइनों का अनुकरण और परीक्षण करने के लिए ही हम इसका उपयोग करते हैं। आईटी का उपयोग 3D वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। 3D वस्तुएं 3 डायमेंशनल, जैसे हम एमआरआई की बात हमने किए थे कि एमआरआई एक 3D छवि देता है, तो 3D डायग्राम को देखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, आईटी का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग प्रणाली में आईटी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाएं। बैंकिंग प्रणाली में क्या उपयोग है। तो कंप्यूटर या आईटी आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। आवर्ती जमा, जिसको ईआरडी कहते हैं, सावधि जमा, जिसको एफडी कहते हैं, ईएफडी, एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण कौन कौन सी विधियों से होता है, एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है। इंटरनेट का उपयोग करके ऑनलाइन लेन देन किया जाता है। तो ऑनलाइन लेन देन किसके माध्यम से कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। बैंक ग्राहक एटीएम का उपयोग नगद जमा और निकासी के लिए करते हैं। तो एटीएम भी एक प्रकार का आईटी
जो है आईटी के लिए, जैसे किसमें, बैंकिंग में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक, ये एक्चुअल में 13 के बाद में 14 होना चाहिए। भारत सरकार की किन्हीं 5 वेबसाइटों की सूची बनाएं जो लोगों को आईटी सक्षम सेवाएं प्रदान करती है। आईटी सक्षम सेवाएं जो लोगों को यानी भारत की जनता को प्रदान करती है, ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो भारत सरकार की है? ये भारत सरकार की, देखिए भारत सरकार की 5 वेबसाइट यहाँ पे, और भी बहुत सारी वेबसाइट है लेकिन हमको 5 बतानी है। कौन कौन सी है देखिए, https ये आपको लिखना होता है, ये एड्रेस है, /uidai.government.in, तो ये आधार कार्ड की आईडी, ये वाला जो फर्स्ट वाला आपको वेबसाइट दिखाई दे रहा है, ये आधार कार्ड का वेबसाइट है, uidai.government.in। दूसरा है https www.incometaxindia.government.in, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है वह है incometaxindia.government.in। फिर अगला देखिए, तीसरा https परिवहन.government.in, परिवहन है ना, /परिवहन, तो ये परिवहन विभाग का जो वेबसाइट है वो हो गया। https eci.government.in, ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन है जिसपे पहचान पत्र बनते हैं, यह वाली वेबसाइट है। अगला है upsc.government.in, ये https www.upsc.government.in, तो यह भी क्या है, एक वेबसाइट है जो इंडियन गवर्नमेंट की है, यूपीएससी की वेबसाइट। ये 5 वेबसाइट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रत्येक अंक 7 अंक के लिए है ना। शिक्षा की विभिन्न प्रक्रियाएं क्या है जहां आईटी का उपयोग किया जाता है? शिक्षा की विभिन्न प्रक्रियाएं जहां आईटी का उपयोग किया जाता है, सबसे पहला है कक्षा में आईसीटी। तो कक्षा में किस प्रकार से हम आईसीटी का उपयोग करेंगे? कक्षा में शिक्षा के लिए आईसीटी का उपयोग किया जाता है, जैसे ई लर्निंग क्लासरूम। ई लर्निंग क्लासरूम का मतलब ये जो क्लासरूम है जो आप देख पा रहे हैं, ये एक ई लर्निंग क्लासरूम। इसके अतिरिक्त स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना, ये ई लर्निंग क्लासरूम हुआ। स्मार्ट बोर्ड प्रस्तुतियां, मतलब स्मार्ट बोर्ड पर कोई प्रेजेंटेशन दे दिया, तो यह भी आईटी इनेबल्ड सर्विस होगा। प्रयोगों पर प्रयोगों पर वीडियो मतलब जैसे कि कोई प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाना है तो वो आप लोगों को वीडियो दिखा दिया, यह होगा। छवियों और वीडियो का निर्माण, मतलब आप लोगों को छवियां का मतलब इमेज मतलब पिक्चर, तो आप किसी का चित्र देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं और उसके माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे छवियों और वीडियो का निर्माण। पत्रिकाओं, पत्रों और दस्तावेजों का डेस्कटॉप पर प्रकाशन। डेस्कटॉप मतलब आपके कंप्यूटर पर जो कुछ भी प्रकाशित किया जाए या जो कुछ दिखाया जाए, पत्र पत्रिकाएं, तो ये हो गया आपका पत्र पत्रिकाओं और दस्तावेजों का डेस्कटॉप पर प्रकाशन। और शैक्षिक खेल, मतलब ऐसे खेल जिससे कि मतलब शिक्षा में सुधार हो, ऐसे खेलों को हम शैक्षिक खेल कहेंगे। दूसरा है शिक्षा, पहला तो कक्षा में आईसीटी और दूसरा है शिक्षा कहीं भी कभी भी। शिक्षा कहीं भी कभी भी मतलब कोई भी छात्र इंटरनेट का उपयोग करके कभी भी विभिन्न वेबसाइटों से डिजिटल पुस्तक, वीडियो या किसी अन्य शैक्षिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। शिक्षा कहीं भी इसका मतलब कहीं भी कभी भी, जैसे कि आप कभी भी पढ़ रहे हैं, हम कभी भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये किसका यूज हुआ? ये हुआ आईटी का यूज शिक्षा में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री और मीडिया, ये तीसरा नंबर। आईसीटी का उपयोग ज्यादातर स्कूलों में शिक्षण सहायता के रूप में किया जाता है, जैसे चित्रों और एनिमेशन का उपयोग करके किसी टॉपिक को समझा देना, या फिर पाठों को रोचक बनाना, या फिर पाठ व्यवस्थित करना। पाठों को व्यवस्थित करना एक के बाद एक, मतलब व्यवस्थित तरीके से, इसको हम कहेंगे कि शिक्षा में आईसीटी के उपयोग। और चौथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम कहते हैं एलएमएस, याद रखना, एसएमएस नहीं, एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कई देशों द्वारा स्कूल सिस्टम के प्रबंधन के लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एलएमएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। एलएमएस का उपयोग करके छात्र कभी भी और कहीं भी पाठ सीख सकता है, प्रश्न सबमिट कर सकता है और उत्तर प्राप्त कर सकता है। तो ये एलएम, तो ये 4 प्रमुख जो शिक्षा है इसमें आईटी के उपयोग आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, स्वास्थ्य सेवाओं के या स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं जहां आईटी का उपयोग किया जाता है और कैसे किया जाता है?
आपको बताना है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं में जैसे आईटीसी का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में कई तरह से किया जा सकता है। अस्पताल प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए, रोगियों के रिकॉर्ड को प्रबंधित कर सकते हैं। कंप्यूटरीकृत मशीनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ईईजी, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड जिसको आप लोग सोनोग्राफी के नाम से जानते हैं, सीटी स्कैन आप लोगों ने देखा होगा, एक्सरे, है ना। तो ये इन सब का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटरीकृत मशीनों का उपयोग करके विभिन्न रोगों की स्कैनिंग और निदान में किया जाता है। कुछ मशीनें नीचे सूचीबद्ध है, तो कुछ मशीनें यहाँ पर बताई गई है। देखिए, कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी मशीन जिसको हम सीटी स्कैन कहते हैं। सीटी स्कैन, सीटी का मतलब होता है कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। अक्षीय मशीन जिसको सीएटी के नाम से भी जाना जाता है, एक्सियल टोमोग्राफी, है ना। सी से कंप्यूटरीकृत, ए से एक्सियल, एक्सियल मतलब अक्षीय, टी मतलब टोमोग्राफी मशीन। इस मशीन का उपयोग करके शरीर के विभिन्न हिस्सों की 3 आयामी छवियां बनाई जा सकती है, 3D इमेज बना सकते हैं। दूसरा है एमआरआई, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग मशीन। एमआरआई मशीनों का उपयोग करके शरीरों के आंतरिक अंगों की डिजिटल छाप देने के लिए किया जाता है। अगला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको ईसीजी मशीन कहते हैं। इस मशीन का उपयोग दिल की धड़कन पर नजर रखने के लिए किया जाता है, ईसीजी। अगला है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इस मशीन का उपयोग करके मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और रक्त शर्करा परीक्षण मशीन, ब्लड शुगर को चेक करने के लिए जो मशीन है उसको हम कहेंगे रक्त शर्करा परीक्षण मशीन। यह जो मशीन होगी, यह उपकरण रक्त शर्करा के स्तर को निर्धारित करती है। तो ये है मेडिकल यानी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जो आईटी है इसके उपयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, जीपीएस क्या है, इसे विस्तार से समझाइए। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, क्या होता है? देखिए, जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। यह एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो जमीन से उपयोगकर्ता को पूरे विश्व में सभी मौसम की स्थिति में दिन के 24 घंटे अपने सटीक स्थान, वेग और समय का निर्धारण करने की अनुमति देती है। मतलब हम कहेंगे कि पूरे विश्व में कोई कहीं भी हो उसकी स्थिति को बताने का काम कौन करता है? जीपीएस करता है। दिन के 24 घंटे सटीक स्थान कि वो किस स्थान पर है, वेग और समय का निर्धारण मतलब किस टाइम पर वो है, इस निर्धारण करने की अनुमति देता है। यह अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा बनाए रखा है और विकसित किया गया है। मतलब अमेरिका का जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है या रक्षा विभाग है उसने इसको बनाया है, विकसित किया है और मूल रूप से सैनिकों और सैन्य वाहनों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन कुछ दशकों के बाद यह जीपीएस रिसीवर वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ हो गया। इसको मूल रूप से बनाया गया था अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा। और किस लिए बनाया गया था? सैनिकों के द्वारा, कि वो पता लगा सकें कि हमारे सैनिक कहाँ हैं, या फिर अपने दुश्मनों का पता लगा सकें कि वो किस स्थिति पर है, किस जगह पर है। लेकिन बाद में यह सभी जीपीएस रिसीवर मतलब जैसे हमारे फोन में जीपीएस रिसीवर होता है, हम पता लगा लेते हैं कि यह फोन किस स्थान पर है, तो सभी जीपीएस रिसीवर वाले व्यक्ति के लिए सुलभ हो गया। यह व्यापक रूप से वाहनों को ट्रैक करने के लिए एयरलाइंस, शिपिंग फर्मों, कुरियर कंपनियों, ड्राइवरों आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सर्वोत्तम मार्ग का अनुसरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको कहीं जाना है और आपको रास्ता नहीं मालूम तो आप उस स्थान का नाम लिखिए और जीपीएस में सर्च कीजिए, क्या होगा? आपको वो रूट पता चल जाएगा कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। जीपीएस 1960 के दशक में विकसित किया गया था ताकि अमेरिकी नौसेना के जहाजों को महासागरों को अधिक सटीक रूप से नेविगेट करने में सहायता मिल सके। नेविगेट का मतलब उसकी सही स्थिति पता लगाने में सहायता मिल सके। पहली प्रणाली 5 उपग्रहों के साथ शुरू हुई थी जो जहाजों को हर घंटे एक बार अपने स्थान की जांच करने में सक्षम बनाती थी उस टाइम पे 1960 में। जीपीएस के भाग कौन कौन से भाग हैं जीपीएस के? तो
तो इसके 3 अलग अलग खंडों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला है अंतरिक्ष खंड, दूसरा है नियंत्रण खंड और तीसरा है उपयोगकर्ता खंड। अंतरिक्ष खंड का मतलब उपग्रह को संदर्भित करता है। या कक्षीय विमानों में लगभग 24 उपग्रह वितरित है। मतलब हम कहेंगे कि पृथ्वी से उपग्रह भेजे गए हैं पृथ्वी के बाहर कक्षा में, और वो उपग्रह पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। ये जो उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं और हमको उसकी जानकारी भेजते रहते हैं। दूसरा है नियंत्रण खंड। यह उपग्रहों के रखरखाव और निगरानी के लिए विकसित पृथ्वी पर स्टेशनों को संदर्भित करता है। मतलब नियंत्रण खंड होंगे या नियंत्रण सेक्टर होंगे, तो जहां पर कि उन उपग्रहों को नियंत्रित किया जाए। और तीसरा है उपयोगकर्ता खंड यानी यूजर सेक्टर। यह उन उपयोगकर्ताओं को संदर्भित करता है जो स्थिति और समय की गणना करने के लिए जीपीएस उपग्रह से प्राप्त नेविगेशन संकेतों को संधारित करते हैं या संसाधित करते हैं। ये यूजर खंड होगा, जिसमें कि हम सब लोग यानी जो लोग भी इसका उपयोग करेंगे वो उसको नेविगेट करेगा या उस स्थिति को संदर्भित करेगा। जीपीएस के कार्य क्या है? तो पहला कार्य देखिए, यह लगभग 11,500 मील की ऊंचाई पर 12 घंटे यानी प्रतिदिन 2 कक्षाओं की अवधि के साथ 24 उपग्रह और कुछ अतिरिक्त उपग्रह कक्षा में है। इन उपग्रहों को इस तरह रखा गया है कि 4 उपग्रह पृथ्वी के किसी भी बिंदु से क्षितिज से ऊपर रहेंगे। क्षितिज से ऊपर मतलब पृथ्वी के एकदम सीधे ऊपर रहेंगे। सूचना प्राप्त करने के लिए जीपीएस डिवाइस 3 से 4 उपग्रहों के साथ संबंध स्थापित करेगा और जीपीएस उपग्रह रिसीवर सहित एक संदेश प्रसारित करता है। जीपीएस रिसीवर त्रिभुज नामक प्रक्रिया का उपयोग करके सटीक स्थिति गणना करने के लिए विभिन्न उपग्रह से संदेशों को जोड़ता है। सभी उपग्रह से संदेशों को जोड़ेगा और फिर जीपीएस उपग्रह को संचार के लिए आवधिक दृष्टि की आवश्यकता होती है, इसलिए यह तकनीक उपयोग करने के लिए आदर्श नहीं है। यहाँ कुछ डिवाइस पास के सेल टावर और सार्वजनिक वाईफाई सिग्नल का उपयोग करते हैं। इस तकनीक को LPM यानी लोकल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है। यह जीपीएस का विकल्प है। जीपीएस सटीक स्थिति और निर्धारित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक नेविगेट करने के लिए यह किसी व्यक्ति या वस्तु की गति को ट्रैक कर सकता है और दुनिया के नक्शे बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह दुनिया को सटीक समय भी प्रदान करता है। तो यह जीपीएस के बारे में टिप्पणी लिखा गया था। जीपीएस क्या है इसको विस्तार से समझाइए। जीपीएस आप लोग अगर 5 अंक का क्वेश्चन आया तो अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। ये लिख सकते हैं जीपीएस के 3 भाग याद रखना है, अंतरिक्ष खंड, दूसरा है नियंत्रण खंड और तीसरा है उपयोगकर्ता खंड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मतलब हम ये कहेंगे कि ये आज का हमारा पूरा सेशन था और इसमें हमने लेसन 1 के तमाम क्वेश्चनों को लगभग पढ़ लिया है। फिर भी हम देख लेते हैं शायद और कोई क्वेश्चन है ना। अगला इकाई 2 होगा, इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। डेटा एंट्री और कीबोर्ड कौशल इसको हम नेक्स्ट डे अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और साथ में अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये जो सेशन है, ये जो सीरीज है कैसे लग रहे हैं। इसमें कुछ और ऐड करने की आवश्यकता है तो हमें बताएं। अगर आपको किसी अन्य विषय के मतलब टॉपिक्स की जरूरत हो या अन्य विषय पे समस्या आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका सॉल्यूशन प्रदान कर सकें। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आपका उस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। थैंक यू।